नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। हालिया मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां एक यादव लड़के को अपराधी बताकर एनकाउंटर कर दिया जाता है, और एनकाउंटर भी ऐसा जिससे पुलिस पर, एसटीएफ पर संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। संदेह किया जाना लाजमी भी है, क्योंकि एसटीएफ के जो आला अधिकारी होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं इस एनकाउंटर को, वो चप्पल में एनकाउंटर करते हैं। आप वहां के अगर वीडियो फुटेज देखेंगे, फोटोज वगैरह देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। क्योंकि पथरीली रास्तों पे, जंगलों में, झाड़ियों में चप्पल पे एनकाउंटर करना कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद है अपने आप में। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार जी, और ये पूर्व में समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। एक वकील के दृष्टिकोण से आप इस मामले को कैसे देखते हैं सर? ये बिल्कुल मुझे प्रथम दृष्टया ये फेक इनकाउंटर लगता है। जिस तरह से आपने भी बताया, मैं सुन रहा था कि चप्पल में पहन करके, चप्पल में जिस तरह से, और मैंने भी उन तस्वीरों को भी कल देखा है, जिस तरह की स्थिति है, इस तरह से कि मतलब जो है दौड़ा करके और इस तरह से पीछा, चप्पल में इतनी दूर तक पीछा करना, दौड़ा के गोली मारना, ये सब संभव नहीं है। ये बिल्कुल बनावटी घटना है, ये कूटरचित घटना है, ये बनाई गई ये घटना है, और इसमें जो है कहीं से भी ये मामला ये हत्या का नहीं है, इनकाउंटर का नहीं है, फेक इनकाउंटर है। और मैंने जैसा कि बताया कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये उठाया है सवाल। एक जब घटना हुई, वहाँ कुछ लोग पानी उलझ रहे थे, कुछ वो घटना हुई, उसमें लेकर के मुख्यमंत्री ने सदन में सवाल उठाया, तो पवन यादव और अरबाज खान का नाम लिया। तो वो पहले से उनकी मानसिकता यादव और मुसलमान के प्रति बिल्कुल बदली हुई है। उनके मन में यादव और मुसलमान के प्रति नफरत भरी हुई है। तो इस नफरत को चाहे मुख्यमंत्री जी का इशारा रहा हो, या ये उनके अधिकारी ये समझते हैं कि हम अगर यादव और मुसलमान को मार के लाएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुश होंगे, हमें अच्छी अच्छी पोस्टिंग देंगे, हमें इनाम घोषित देंगे। तो ये बड़ा बड़ा इनाम पाने के लिए, अच्छी अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए, बड़े बड़े फायदे पाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। और तो और अभी मैं ट्विटर, सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा था, एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को लोग स्पेशल ठाकुर फोर्स तक, स्पेशल ठाकुर फोर्स कह दे रहे हैं। इस तरह से इनकी मानसिकता बदली हुई है कि लोग अब समझ रहे हैं कि किस तरह से सुनियोजित जातिवाद चल रहा है। इसमें बिल्कुल सुनियोजित जातिवाद चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग की कि उनके समाज के बहुत सारे अपराधी हैं, जिनके आए दिन सोशल मीडिया पर लिस्ट जारी रहती है, 20-20, 22-22 की संख्या में अपराधी घोषित हैं। किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 50 मुकदमे, 30 मुकदमे, 40 मुकदमे इस तरह से लगे हुए हैं, और वो सब छुट्टा अपराधी घूम रहे हैं। उनको कभी मुख्यमंत्री जी ने आज तक तो नहीं किया। अगर इनमें से किसी का इसी तरह का इनकाउंटर करते, फेक क्या ओरिजिनल एनकाउंटर करते, ओरिजिनल एनकाउंटर वाले लोग घूम रहे हैं। और जो आदमी दूर दूर तक उस घटना में, जैसे पवन यादव था, जिस दिन घटना हुई उस दिन वो कहीं आसपास था नहीं, उसका नाम वहां रख दिया गया। बाद में उसने बताया कि मैं तो चटोरी गली में था, पानी बरसाओ कहीं ठेले के पास खड़ा था, वहां से उठा ले जा करके, सिर्फ उसने नाम बताया पवन यादव, और उसको उठा ले जाके रख लिए। मुख्यमंत्री जी खुश हो गए, नाम ले लिया। अरे ऐसी मानसिकता। एक दिन मैं विधानसभा में कार्रवाई सुन रहा था, तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी बोल रहे थे कि आज मैंने यादव जी को हटा दिया, अपने विभाग के कर्मचारी को, बजाय ये कहने कि आज मैंने एक विद्युत कर्मचारी को हटा दिया, कह रहे थे मैंने यादव को हटा दिया। तो ये पूरी की पूरी भाजपा सरकार इसमें यादव को और मुसलमान को टारगेट कर रही है। अच्छा सर, ये बताइए, पिछड़ा समाज में, ओबीसी में 3743 जातियां हैं। 3743 जातियों में से केवल यादव ही क्यों रडार पे हैं? यादव इसलिए है कि यादव ही इन सभी जातियों का नेतृत्व करता है, और ज्यादातर जो पिछड़े वर्ग के सभी समझदार लोग हैं, यादव, मौर्य है, काची है, कुशवाहा है, कुर्मी है, राजभर है, निषाद है, ये सब अपना बड़ा भाई मानते हैं, और ये बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है, और हम लोग खुद छोटे भाई के रूप में उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और इस बार इस चुनाव में यही रहा। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल अपनी बिरादरी से 4-5 टिकट दिए, बाकी सब ओबीसी को दिए। कहा रुक जाओ, अपने छोटे भाइयों को पहले आगे आने दो, उनको मौका दो, वो पहले साथ में आ जाएं, वो आपकी बराबरी में चलने लगें। बिना सबको साथ लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो वो खुद यही मानते हैं, और हमारा समाज भी मानता है, हम भी मानते हैं कि हम लोग छोटे भाई हैं। तो जानते हैं कि यही बहुत लंबे समय से दूध दही घी खा करके संघर्ष करते हैं, हर मामले में मजबूत हैं, लड़ाई यही लड़ सकते हैं। तो ये जो जातियां हैं, इनका नेतृत्व करता यादव है। कहीं ना कहीं से जब भी समाज पे अत्याचार होता है तो यादव खड़ा होता है। तो ये सोचते हैं, ये सरकार, ये मुख्यमंत्री की मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के लंबे समय से मंशा है कि इस देश पे राज करना है, तो सबसे पहले हमको यादव और मुसलमान को कमजोर, मुसलमान भी बहुत न्याय पसंद होता है, वो भी
अन्याय के खिलाफ बहुत खड़ा होता है जब भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इनको लगता है कि जब तक यादव और मुसलमान को हम पूरी तरह रीढ़ नहीं तोड़ देंगे, कमजोर नहीं कर लेंगे, तब तक और जातियों पर मतलब आंखें कहीं निशाना, कहीं निशाने में वो जातियां भी हैं, वो हमारे छोटे भाइयों मुख्य रूप से हैं, लेकिन उन तक ये पहुंचने के लिए यादव और मुसलमान बाधा बनता है। इसलिए इन्हें पहले ये टारगेट पे कर रहे हैं और उसके बाद वहां तक भी पहुंचेंगे। अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं रुकी और हम लोग मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ पाए, कमजोर पड़े, तो निश्चित है कि यह बात वहां तक जरूर पहुंचेगी और उनको तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे। अच्छा सर, मंगेश यादव कांड में एक नया एंगल भी निकल के आता है कि डीके शाही जो इस एनकाउंटर को लीड कर रहे थे, उनकी वाइफ रितु शाही हैं। रितु शाही को महिला आयोग का जल्द ही अध्यक्ष बनाया गया है, सॉरी सदस्य बनाया गया है महिला आयोग का। तो ये भी एंगल निकल के आता है कि प्रलोभन में जो है इन्होंने एनकाउंटर किया है। ये तो बात मैं पहले आपको कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की मंशा को भांप रहे हैं। मुख्यमंत्री जब खुलेआम यादव का, उनके मंत्री श्रीकांत शर्मा और मुख्यमंत्री जी खुद सब लोग नाम ले रहे हैं और यादव को खुलेआम टारगेट कर रहे हैं, जो बात तो मैं पहले अभी पीछे बोल चुका हूं आपसे कि वो प्रलोभन क्या पूरा एकदम अच्छे अच्छे पद पाने के लिए और बड़े बड़े इनाम पाने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो स्वतः अपने आप में घोषित है, ये बात इसको कहने की बात ही नहीं है। वो पहले क्या बाद में भी देंगे, अभी और बड़े बड़े पद और चीजें पाएंगे, पहले से भी पाते रहे हैं। तो ये प्रलोभन तो ऑलरेडी उनके मन में चल ही रहा है प्रलोभन नहीं है, ये खुली हुई बात है। ये वो जानते हैं, कन्फर्म है, ये प्रलोभन नहीं है, कन्फर्म है कि उन्हें इनाम भी मिलेगा और मिल चुका है, मिलता रहा है, आगे मिलता रहेगा। इसके तहत ही वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है कि लूटा हुआ आखिर माल कहाँ है, क्योंकि जो सीसीटीवी की फुटेज आती है उसमें केवल 5 लोग रहते हैं जो लूटकांड में शामिल होते हैं सराफा व्यापारी के यहाँ, लेकिन नाम एफआईआर में 15 लोगों का आता है और उसके बाद सर लूट का माल भी बरामद नहीं होता है। बिना जांच के भी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम बनावटी घटना भी कह सकते हैं। यादव को मारना था, टारगेट करना था, उनको लगता है कि यादव को मारेंगे, तो उन्होंने समाज में ऐसा जहर व्याप्त कर रखा है पिछले कई सालों से। मुसलमान और यादव के मुसलमान अपराधी होते हैं, यादव आतंकवादी होते हैं, तो उनको लगता है ऐसा आरएसएस ने पिछले 95-98 साल से मुसलमान के खिलाफ ऐसा जहर बोया है, रात दिन ऐसा माहौल तैयार किया है कि मुसलमान बहुत गड़बड़ होते हैं, आतंकवादी होते हैं, देशद्रोही होते हैं। इस तरह का माहौल तैयार किया आरएसएस ने, वही कम से कम काफी कुछ सालों से यादवों के लिए भी तैयार किया है। तो उनको लगता है यादव और मुसलमान को अगर हम मारेंगे तो और समाज के लोग खुश होंगे और उस जिस बनिया वर्ग के जिसके यहाँ जो है घटना हुई है, जिस व्यापारी के यहाँ, वो भी खुश होगा कि चलो एक अपराधी को मार दिए और बाकी जातियां खुश होंगी कि मार गिराया। तो ये कूटरचित घटना भी हो सकती है, बनावटी घटना, फर्जी घटना भी हो सकती है। फर्जी इनकाउंटर करने के लिए फर्जी घटना भी रचित की जाती हैं। तो जब तक कोई जांच सामने नहीं आती तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्जी घटना है और ये बनावटी घटना है। इसको बना के एक इनकाउंटर यादव को मारने के लिए, एक जात विश्वास को मारने के लिए ऐसी योजना बनाई गई होगी। सर अखिलेश यादव ने उसी समय इस घटना का ट्वीट किया, क्योंकि घटनाएं तो तमाम हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, यादवों की जो हत्याएं हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं, लेकिन ये घटना जो है सबसे पहले ट्वीट अखिलेश यादव का आता है। अखिलेश यादव के ट्वीट आने के बाद, उनके परिजनों से फोन पे वार्ता करने के बाद नेशनल मीडिया जो है इस पे प्रतिक्रिया देती है, अपने मामले को उठाती है। इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मीडिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मीडिया बिल्कुल दबा चुके हैं मुद्दों को। मीडिया पे क्या इसको मीडिया जातिवादी एंगल देना चाहती है कि यादव पे घटना हुई और कई लोग लिखना शुरू किए हैं कि देखिए व्यापारी के यहाँ घटना हुई, अखिलेश यादव अपने समाज के अपराधी को बचाने के लिए आ गए। गुप्ता के साथ जब घटना हुई कानपुर में, सबसे पहले गए वहां पे 20 लाख या 40 लाख रुपए देने नाम घोषित किए। गोरखपुर में जब गुप्ता जी की हत्या हुई तो उनके घर पहुंचे कानपुर, उनकी पत्नी को 40 लाख या 20 लाख का दिया। पुष्पेंद्र तिवारी की हत्या हुई, उस पर जाकर के 40 लाख कितना रुपया दिया। वो कभी एक शुद्ध समाजवादी नेता, अगर आज के दौर में विशुद्ध समाजवादी नेता जिनके मन में किसी तरह का जात द्वेष धर्म को लेकर के कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कोई नेता इस देश में अगर है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन ये मीडिया के लोग, ये आरएसएस के लोग अभी उसको जातिवादी एंगल देना शुरू करेंगे कि यादव था इसलिए ऐसा कर दिया। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सब कहीं किसी भी घटना पे अखिलेश यादव जी अपना पैनल भेजते हैं और लोग जाते हैं, जांच करके आते हैं, यथासंभव मदद करते हैं। अभी हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, 130 लोगों को उन्होंने 1-1 लाख रुपया दिया। एक बार इससे पहले कोरोना के समय घटना हुई, जब बस पलटी, 110 या 15 लोग थे तो उस पर सबको 1-1 लाख रुपया दिया। वो जबकि वो लोग न तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, न वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, लेकिन नैतिकता और सहिष्णुता, सज्जनता, उदारता उनके रगों रगों में बहती है माननीय अखिलेश यादव जी के। इसलिए इसको ये लोग देना, लेकिन आप मीडिया के लोग हैं,
आपसे मेरा निवेदन है कि आप सही तथ्य समाज के सामने प्रस्तुत करें और इसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया जाएगा माननीय अखिलेश यादव जी के इस ट्वीट को। तो ये क्या इसलिए कि वो यादव है इसलिए इस मामले को न उठाएं, वो सबका मामला उठाते हैं, तो उसमें यादव भी है, कोई भी है, लेकिन वो किसी तरह का कोई बर्ताव नहीं, किसी भी जात समाज के ऊपर कुछ हुआ है तो वो एक समान एक नजर से उन्होंने आवाज उठाई है। और ये बात सही है, इस मामले को भी अगर अखिलेश यादव न उठाते तो ये मामला दब जाता। पंचम वहां पे जो है जब वहां देवरिया में गए यादव जी प्रेमचंद यादव के यहाँ, तो प्रेमचंद यादव के यहाँ भी मामला नहीं, तो उनके घर में अगर अखिलेश यादव इस मामले को न उठाए होते तो बुलडोजर जब वो अखिलेश यादव गए तो पूरे यादव समाज जाग उठा और सब उनसे खड़ा हो गया। और तमाम छोटी जातियां, अब तो छोटी जातियां बहुत समझदार हो गई हैं, जो और हमारी अन्य बैकवर्ड की जातियां हैं उन्होंने इस बार 37 सीट जिताने में बहुत अहम रोल अदा किया है। और केवल उन्होंने वोट नहीं दिया है, उनके अंदर समझदारी बहुत डेवलप हुई है, वो बहुत समझदार हो गए हैं कि अगर हमें आगे कुछ कर सकना है, आगे कुछ समाज से लड़ पाना है तो फिर अखिलेश यादव ही इस समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए वो अस्थायी रूप से अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ गए हैं। तो उस घटना में मतलब जब वो गए तो और सारी जातियां भी आंदोलन में खड़ी हो गई, यादव निकल आया पूरा का पूरा, तब जाके बुलडोजर घटना की कार्रवाई रुकी है, वरना तो बुलडोजर से उसके मकान बना देने की सरकार की पूरी नीयत बन गई थी। बुलडोजर पे तो सर देखिए वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा हाईकोर्ट के वकील अरुण चंचल जी का, जिन्होंने इस केस को निःशुल्क तरीके से लड़ने का काम किया और न्याय दिलाने का, घर बचाने का काम किया। और मंगेश यादव वाला जो मामला होता है, मंगेश यादव मामले में भी एक वकील गजेंद्र यादव है इलाहाबाद के ही, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने मानवाधिकार आयोग में इस मामले को दर्ज कराया, उठाने का काम किया है। बिल्कुल इसमें जरूरत पड़ेगी, अगर मुझसे भी कहीं किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी, और पार्टी, मैं चूंकि पार्टी का सिपाही भी हूं तो पार्टी मुझे निर्देशित करेगी, तो मैं बिल्कुल इस मामले को और इसको ले जाकर के रिट के हाईकोर्ट में ले जाऊंगा। और उससे पहले, हाईकोर्ट में ले जाने से पहले मैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और पूरी न्यायपालिका से ये आह्वान करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि वो स्वयं सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस घटना पे कार्रवाई करें, और तभी इस मामले से देश और संविधान बच सकता है। इसमें न्यायपालिका को बड़ी भूमिका निभानी, न्यायपालिका को आगे आना पड़ेगा, और अगर जहां जरूरत पड़ेगी न्याय की लड़ने की तो हम सदैव तत्पर हैं। हमने बड़े बड़े मामलों में, जहां भी चौरसिया समाज में पिछले 2020 से लेकर 22 से लेकर के 21 से 22 से 20 से अब तक 24 तक न जाने कितनी घटनाएं हुई, जिसमें मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से अपना पैनल भेजा है, हमारे सब अधिवक्ता गए हैं, जांच किए हैं, लड़ रहे हैं, और इस मामले को भी जितना जरूरत पड़ेगी, और अधिवक्ता क्या, इसके लिए जहां जहां न्याय होता है, आज से नहीं, मतलब ये समझ लीजिए इतिहास है, अब्राहम लिंकन जो थे, किस किस समय चौधरी चरण सिंह थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब लोग वकील थे। तो देश की आज़ादी की लड़ाई से आज तक जहां जहां भी अन्याय हुआ है वहां वहां वकील सामने आया, और स्वमतो उसकी अंतरात्मा जाग उठती है वकील की इस अन्याय के खिलाफ। तो ये तो वकील का काम है, ये वकील अपना इसको धर्म समझता है, नैतिक धर्म समझता है अन्याय के खिलाफ लड़ना, और वकील नहीं लड़ेगा तो लड़ेगा कौन। तो वो सारे सभी अधिवक्ता भाइयों को जो इस मामले को, जिनका आपने नाम लिया है, चंचल जी, गजेंद्र जी, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं भी इसमें कहीं से पीछे नहीं हूं, बहुत सारे मामले मैंने लड़े हैं और निःशुल्क लड़े हैं। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो न्याय के लिए आया हो और किसी तरह की उसके साथ अन्याय हुआ, प्रशासनिक घटना हुई, मैंने किसी से 1 रुपया आज तक लिया हो। मैंने हजारों की संख्या में लोगों की जमानतें कराई, मदद की, निःशुल्क मदद किया है, आज भी वो मदद जारी है। और समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ कहीं भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भी है, और अगर कोई गरीब है, किसी जात वर्ग का है, उसके साथ अन्याय होता है तो हम खड़े रहते हैं। वकील सदैव इस अन्याय के लिए लड़ने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ वकील थे प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने अपना एंगल क्लियर किया, अपना स्टैंड क्लियर किया और बताया कि मंगेश यादव जो कांड है, इस कांड में लगातार खड़े रहेंगे, जो संभव मदद हो सकेगी वो मदद जरूर की जाएगी। हम इसीलिए लगातार लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहे हैं किसका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर। बाकी आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी तो कमेंट्स के माध्यम से बताना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।